हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अमित मिश्रा फिलहाल अरुण अंकल के साथ हूँ। इनका एक पॉलिटिकल करियर रहा है, इनकी एक टीचिंग करियर रही है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मौदा गांव में और साथ ही साथ जो बक्सर जिला है उसके बारे में इनकी क्या विचार हैं, इनकी अभी तक क्या गतिविधि रही है। तो सबसे पहला सवाल अंकल मेरा आपसे यह होगा कि मान लो आप इस गाँव के एक गार्डियन भी हैं और गार्डियन के साथ साथ आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। उन जिम्मेदारियों के साथ आपको अपने घर परिवार को भी देखना है, तो एक साथ इतने सारे काम आप कैसे कर लेते हैं? सबसे पहले सुनने वालों को नमस्कार और मेरी शुभकामना है। देखिए, मैं थोड़ा पहले से जब मैं मैट्रिक में था तो उसी समय मेरे 13/10/79 को मेरे फादर एक्सपायर कर गए। तो मुझे लगा कि उस समय से मैं संघर्ष करना शुरू किया और सही कहा गया है कि संघर्ष से एक शक्ति मिलती है और वो शक्ति मुझे मिलती गई और मैं पीजी किया, बीपीएड किया और इस तरह से फिर उसके बाद मैं राजनीति में आ गया। क्योंकि उस समय 2005 से पहले बिहार में स्थिति अच्छी नहीं थी, कहीं कोई व्यवस्था नहीं था और मैं लग गया। जब लग गया, सामाजिक कार्यों में लग गया, गांव के कार्यों में लग गया, रोड रास्ता को लेकर के तमाम जगह मैं दौड़ने लगा, ऑफिसों का चक्कर लगाने लगा। उसमें मेरे साथ एक हमारे गार्जियन अभी हैं श्री जीत सिंह जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो हमेशा मेरे एकदम छाया की तरह साथ में रहते थे और हर ऑफिस वगैरह हम लोग जाने लगे और तमाम लोग जितने भी सब सहयोगी काम करने लगे। उसके बाद हमारे गांव में बिजली नहीं थी। करीब 14 साल से तार पोल कट गया था। उस समय लकड़ी का पोल था, लोग काट लिए थे, तार काट लिए थे। तो हमने ये बीड़ा उठाया कि नहीं, बिजली लाना है। और उस स्थिति में क्या हुई कि उस समय बक्सर में खास ऑफिस नहीं था, आरा में ऑफिस था और आरा और बक्सर का दौड़ जब लगाने लगे तो लोगों ने कहा कि आपके चप्पल जूते घिस जाएंगे लेकिन मदन में बिजली नहीं जाएगी। और उस समय जल संसाधन मंत्री थे माननीय जगता बाबू थे, कुछ उनका भी सहयोग मिला, हमने उनको लिख के दिया, उन्होंने उस पर अनुशंसा किया और उसी अनुशंसा के आलोक में हमने अपना चलना शुरू किया और नतीजा निकला कि गांव स्वीकृति मिली और गांव के लोगों से श्रमदान लेकर के हम लोगों ने बिजली का तार खिंचवाने का काम किया। उसके बाद सन 2000 में तत्कालीन विधायिका श्रीमती सुखता पांडे जी से हमने उसका उद्घाटन कराया और बिजली अब तो आज के डेट में बिजली की तो बात ही नहीं करना, हर घर में, हर झोपड़ी तक बिजली है और काफी विकास हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो 2005 में सरकार बनी, उसके बाद बिहार का रूपरेखा ही बदल गया और आज तो काफी विकसित बिहार बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है एकदम। और फिलहाल जैसा कि न्यूज़ बताता है, हमें पता चलता है कि लगभग 125 यूनिट बिजली बिहार गवर्नमेंट फ्री भी दे रही है और अंकल का जो एफर्ट था गांव में बिजली लाने के लिए वो बहुत बेमिसाल रहा। कहीं ना कहीं हम या आपके जैसे गांव वाले इस चीज से प्रभावित हैं कि आप जितनी भी गतिविधि हो, आप रात की गतिविधि दिन की तरह कर सकते हैं, क्योंकि बराबर लाइट्स अब हमारे गांव में भी रह रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप बीडीसी भी रहे, 2001 में आप बीडीसी के पोस्ट पे इलेक्टेड हुए, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके बेसिस पे आपको इलेक्ट किया गया? देखिए, मैं सामाजिक रूप से तो एक्टिव रहा ही, मैं राजनीतिक रूप से भी मैं काफी सक्रिय रहा हूँ और उस समय समता पार्टी थी और मैं समता पार्टी का जिला का कार्यकारी अध्यक्ष रहा और काफी मेहनत करने लगा और एक पैक्स चुनाव में लड़ा। तो उस चुनाव में मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन उस चुनाव की देन थी जस्ट 2001 में जो चुनाव हुआ पंचायत समिति का, उसमें हमको बीडीसी से चुनकर भेजा गया। जनता ने समर्थन दिया, पूरे जिले का बीडीसी संघ का मैं अध्यक्ष भी बना और उस समय से मैं लग गया। और देखिए, एक अरुण कुमार एमएलसी हुआ करते थे, शिक्षा विभाग से उनको ये था, तो उन्होंने जब हाई स्कूल पर कार्यक्रम चल रहा था तो मैं गया था, तो वहाँ लोगों ने कहा कि भाई फील्ड नहीं है। तो अचानक बरबस मेरे मुंह से निकल गया कि ठीक है, मैं इसको प्रयास करूंगा और सब लोगों की दुआ और आशीर्वाद से मैंने वहाँ एक बहुत बड़ा फील्ड, उस समय काफ़ी ज़मीन एक्वायर नहीं हो पा रही थी, इंक्रोच थी, उसको मैंने सब नापी करवा करके और तत्कालीन विधायक माननीय अभी वर्तमान तो मंत्री जी हैं श्री भवन कुशवाहा जी से हमने उसका उद्घाटन कराया और आज बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन अभी तो थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लग रहा है, जहाँ तहाँ जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है। फिर हम लोग लगे हैं कि यहाँ मिनी स्टेडियम बनाए, इसका मांग भी कई जगह हम लोगों ने किया है। हमने अवधेश बाबू सभापति जी का भी कार्यक्रम बनाया,
उसी फील्ड में, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मैं यहाँ मिनी स्टेडियम के लिए प्रयास करूंगा। चलिए, काफी अच्छा जवाब लगा अंकल का। अब अंकल से एक बहुत जोरदार सवाल करना चाहूंगा कि क्या अंकल आप जातिवाद जैसे कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ जातिवाद, पंचायत में तो जातिवाद एकदम नहीं है। क्योंकि इसलिए कि मैं आपको एक अपना अनुभव बताने जा रहा हूँ कि मैं जब चुनाव लड़ा, पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, मैं मुखिया का भी चुनाव लड़ा हूँ, तो मैंने ये देखा कि हमारी लड़ाई जिससे थी पंचायत समिति चुनाव में, वो कुशवाहा के ही लोग थे। तो उसके बाद भी एक डेरवा एक गांव है जहाँ की 80% कुशवाहा है, और वहाँ से हमको करीब करीब 80% वोट मिला। तो जातीयता नहीं है। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, मैं 2001 से, जब से मैं बीडीसी बना, 2001 में चुनाव लड़ा, उस समय से लेके एक पंडितपुर हमारे पंचायत में गांव है, वहां मैं अभी तक हर होली अबीर लेकर जाता हूं और सबके दरवाजे दरवाजे घूमता हूं, और अभी तक, और वहां का बच्चा से लेकर के बूढ़े से लेकर और औरतों तक सब लोग विधिवत हमसे परिचित रहता है और सब आशीर्वाद देता है। काफी अच्छी आपकी विचार लगी अंकल इस जातिवाद जैसे कॉन्सेप्ट पर। और इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके मैं ये पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए एक परसेप्शन रहा हमारे गांव में कि जो राजपूत कम्युनिटी है वो डोमिनेटिंग है हर मामले में, आर्थिक रूप से, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, हर तरीके की पावर राजपूत कम्युनिटी के पास है, इसलिए ये डोमिनेट करती है। तो क्या एक राजपूत होना आपके पॉलिटिकल करियर में मदद किया है, या आप निष्पक्ष भाव से इस तरीके की अपनी लीडरशिप मेंटेन की है कि हर वर्ग के लोगों को एक साथ इंक्लूड करके इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सके? नहीं, देखिए, हम लोग जातीयता पे तो कभी गए नहीं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में, जहाँ तक प्रॉपर गांव की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए, हम श्रम विभाग से बुला करके, और लेबर का जितना रजिस्ट्रेशन होता है, मैं आपके पंचायत भवन पर पूरा विधिवत माइक लगा करके सारे लोगों को बुला करके, बराया डेरा से लेकर के आपके नदवा ब्रह्म बाबा तक के जितने लोग हैं, जितने मजदूरा वर्ग, सबका मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, और सबके खाते में 5-5-6 रुपया उनके लिए दवा दारू के लिए आता था, वो डलवाया। तो यहाँ हमको नहीं लगता कि राजपूत उस टाइप के हैं जो दबंग या इस तरह के नहीं है। हमारे इस सब मामला में बहुत भाईचारा का स्थिति रहता है, और सब लोग आपस में एक साथ मिलके जुल के काम करते हैं। अभी हाल में खेती बाड़ी हुई है, कृषि कार्य हुआ, सब लोग मिलके, सारे लोग, एकदम पता नहीं चलता था कि कैसे कहाँ कौन है क्या नहीं है। तो ये तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ इस तरह के कोई राजपूत बिरादरी या कोई अन्य बिरादरी भी इस तरह की काम नहीं लगता है। काफी अच्छा, एक बार फिर से विचार लगा मुझे अंकल आपका। और एक सवाल करना चाहूंगा आपके ओवरऑल समाज से कि आपकी जो समाज में क्लीनलीनेस है, साफ सफाई, वो हर गली हर मोहल्ले में मुझे दिखती है। तो बाकी गांव के मोहल्ले जितने भी हैं, वो चाहे कुशवाहा मोहल्ला हो, मेरा अपना मोहल्ला हो, या कोई भी मोहल्ला हो, उस तरीके की साफ सफाई नहीं है जितने की क्लीनलीनेस आपके मोहल्ले में दिखती है। तो ऐसा आप सभी के मन में कौन सी बात है जिसकी वजह से आप लोग इतना साफ सफाई मेंटेन करके रखते हैं? और क्या इस चीज के लिए बाकी भी मोहल्ले के लोगों से आप लोग अपील किए हैं कि आप अपने घर को, गली को, मोहल्ले को साफ सुथरा रखो? देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी, जो 7 निश्चय योजना लेकर आए, उस 7 निश्चय योजना में अभी तीसरा फेज चल रहा है। पहला फेज, दूसरा फेज निकल गया है, तीसरा फेज चल रहा है। उसमें स्वच्छता पर उन्होंने बहुत बड़ा ध्यान दिया, और उस स्वच्छता का नतीजा निकला। और देखिए, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, ये तमाम चीजें युवाओं को बल, मतलब ये सर्च युवाओं के लिए भी अलग से उन्होंने रखा। तो इस चीज को काफी लोग प्रभावित हुए कि नहीं, स्वच्छ रहेगा हमारा वातावरण तो स्वच्छ मस्तिष्क में स्वस्थ वास होता है, अच्छे विचार आते हैं। तो वो सारा लोग प्रभावित हुआ, और हमारे यहाँ देखिएगा साफ सफाई अच्छा रहता है। और फिर से 22 के दिनों में तो हमने देखा कि यहाँ जो पंचायत से भी लोग लगे हुए थे साफ सफाई करने वाले, और कचरा उचरा ले जाते थे, बहुत अच्छा लगा। हर जगह साफ सफाई रखनी चाहिए। हम तो सबको आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आप अपने आसपास जितना हो सके अधिक से अधिक साफ सफाई रखने का प्रयास करें। ये हमारे लिए और समाज के लिए, पंचायत के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा होगा। एकदम अंकल के पॉइंट को सबको नोट करने की जरूरत है।
क्योंकि मेरे भी जो मित्र गण है वो भी कभी मेरी हालात देखते हैं, मेरे मोहल्ले की, मेरे गांव की, तो वो बोलते हैं कि पहले अपने गांव के हालात ठीक करो, अपने मोहल्ले की हालात ठीक करो, वहाँ क्लीनलीनेस लाओ, वहाँ साफ सफाई के प्रावधान एकदम होने चाहिए, तभी हम तुम्हारे गांव में एंट्री करेंगे। तो हम गांववासी जो हैं एकदम नैरो माइंडेड होकर इस बात पर विचार करते हैं कि जिस तरीके से जिंदगी चल रही है चलने देते हैं, लेकिन हम जब गांव से निकलकर किसी और से कोऑपरेट करते, कंटेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी छवि है वो खराब होती है। तो मैं चाहूंगा गांव वालों से कि अपने मोहल्ले को, अपने गली को हर रोज साफ करने की कोशिश करो। अंकल, एक और बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई दलित परिवार से कोई उठ के अभी आपके पास आता है, कोई उसका काम है, आप अभी एक्टिव नहीं है, आपके पास कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है, ना आप फिलहाल आप बीडीसी हैं, ना फिलहाल आप मुखिया हैं, ना आप सरपंच हैं, ठीक है, तो इस वक्त आप किस तरीके से उस घर के उस परिवार को आप मदद करेंगे? देखिए, जब भी कोई भी आता है कोई काम लेके, आवास हो, जाति हो, ये चाहे अन्य जो भी काम हो, हम लोग चूंकि अभी राजनीतिक रूप से काफ़ी एक्टिव हैं और मैं बिहार प्रदेश जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष हूँ, और हम लोग हमेशा लगे रहते हैं, हर कार्यक्रम में लगे, तो उनके लिए हम हर ऑफिस तक, हम लोग तो बक्सर के हर ऑफिसेज को एकदम खंगालते रहते हैं लोगों का काम, और हम लोग को तो अच्छा लगता है। हृदय से आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई काम लेके आता है तो उनके बहाने हर ऑफिस को देखने का मौका मिलता है, वहाँ जान पहचान बढ़ती है, काम कराते कराते लोगों से, तो ये एक अच्छा लगता है, हमको तो अच्छा लगता है काम करने में। नहीं, बहुत बढ़िया विचार है अंकल की किसी भी वर्ग के लोग आपके पास आए, आप खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं कि आप उनका काम करेंगे। अब थोड़ी विलेज पॉलिटिक्स पे आते हैं। जी। अंकल, अभी तक मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैं वहां नोटिस कर पाया हूं कि जो राजपूत कम्युनिटी से लोग हैं वही मुखिया सरपंच बनते रहे, ठीक है, और इनका जो दबदबा रहा है, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन रही है, जिस तरीके से गवर्नेंस रहा है, वो प्रभावित भी किया है। लेकिन फिलहाल पिछले 5 सालों में जो रवैया रहा है वो बदल गया है। अब किसी और कम्युनिटी से आपके गांव का गांव की जो मुखिया है वो चुनी गई हैं, तो मुखिया ने पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में कुछ काम वाम भी किए हैं, तो उन कामों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपके नज़र में कुछ ऐसे भी काम हैं जो काफ़ी खराब हैं, कुछ ऐसे भी काम हैं जो काफ़ी बेहतर हैं, या आप किस तरीके से ओवरऑल इनके टेन्योर को देखते हैं? देखिए, मैं भी प्रतिनिधि रहा हूँ, कोई भी प्रतिनिधि चाहता है कि पंचायत में मैं अच्छा से अच्छा काम करूं, ताकि आने वाले अगले चुनाव में भी हमारा जनता के पक्ष में वही प्रभाव रहे जिस प्रभाव से मैं चुनाव जीत के आया हूं। तो कुछ ना कुछ तो हर प्रतिनिधि से कोई अच्छा कोई बुरा कुछ हल्का फुल्का काम हो जाता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन ओवरऑल पंचायत में अच्छा काम हुआ है, सब ठीक ठाक हुआ है और पंचायत चल रहा है अच्छा से। तो काफ़ी बैलेंस आंसर रहा अंकल इस मामले में आपका। एक बात और कहना चाहूँगा कि जो अभी करंट मुखिया हैं, उनको गांव वाले कह रहे हैं कि उनके पास जस्टिस, जो न्याय है, न्याय की भावना नहीं, काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास न्याय की भावना नहीं। तो क्या आप भी अभी अपने करंट मुखिया को देख पा रहे हैं कि वो न्याय नहीं कर पा रहे गांव की जनता के साथ? चूंकि इस संबंध में अभी हमसे उनका कोई साक्षात्कार नहीं है कि कहाँ न्याय और मीन्स अन्याय गांव है। की जो लोगों की परसेप्शन, गांव के लोग से आप जब बात विमर्श करते अभी हो? इस विषय पर हमको साक्षात्कार किसी लोगों से नहीं हुआ है कि मेरे साथ अन्याय हो चाहिए हुआ। हाँ, ये क्या आप जो अभी पॉलिटिकल, मैं ऐसा देख सकता हूँ कि आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में वापस से एक बार कदम रखें, वापस अपनी लीडरशिप से गांव को एक नई शेप दें? देखिए, जनता का विचार, जनता मालिक होती है, प्रजातंत्र में जनता ही मालिक है, और जनता जिसको चाहती है वो उसको सिरमौर पहनाती है। अब जनता का जैसा विचार होगा उनके विचार के अनुसार अनुरूप हम लोग चलेंगे। हम लोग का अपना तो कुछ होता नहीं, जो भी आगे समाज में चलता है उसका अपना, जनता ही उसकी मालिक होती है। तो जनता जो चाहेगी, मैं जनता के साथ हर कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है और हर सेवा योगदान देने के लिए तैयार है। क्योंकि आपने एक और सवाल किया था कि घर परिवार भी चला लेते हैं, तो सब ऊपर वाले की कृपा है और सब आम जनता का भी सहयोग मिलता है, सब लोग काफ़ी अच्छा से काम हो जाता है। आपके जो आपसी झगड़े होते हैं, या मोहल्ले में झगड़े होते हैं, या गांव में जो झगड़े होते हैं, किसी का किसी से भी, आपका किसी से, वो आपके पॉलिटिकल करियर पे प्रभाव डालते हैं? नहीं, चूंकि हम पॉलिटिकली उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। हाँ, हम गांव में हर लोगों से मेरा संबंध अच्छा रहता है, पॉलिटिकली हम इन्वॉल्व नहीं रहते हैं इस मामले में। नहीं तो अंकल, थोड़ा पॉलिटिक्स से अब थोड़ा सोसाइटी में घुसते हैं,
समाज में घुसते। मैं आपको देखा हूं कि जब मैं फाउंडेशन स्कूल आता जाता था तो मैं लिफ्ट लेकर जाता था, तो मेरे गांव के ऐसे बहुत सारे लोग थे, कुछ टीचर्स भी थे जो टीचिंग भी करते थे। उनसे भी जब मैं कहता था कि आप मुझे लिफ्ट दे दो, मुझे बक्सर छोड़ दो, कई लोग ऐसे होते थे जो मुझे मना कर देते थे। आप हमेशा एकमात्र ऐसे पर्सनालिटी रहे हैं कि इस तरीके के लीडरशिप वाले वेशभूषा में रहने के बाद भी, एक अच्छी बाइक पे होने के बाद भी आप हमेशा अपनी बाइक रोके हैं और लाकर यहाँ पर छोड़े हैं, बीच में कोई किसी भी तरीके का ना सवाल और ना जवाब। तो इस तरीके से आप कैसे कर पाते हैं, कैसे लोगों की, बच्चों की दिल में उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं, उनसे जुड़ पाते हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपका रहा और ये आपका सवाल मेरे हृदय को छू लिया। मैं बच्चों से इतना प्रेम करता हूँ, चूंकि मैंने बताया आपको कि मैं शिक्षा क्षेत्र में भी कुछ दिन काम किया हूँ, और उस क्षेत्र में जाने के बाद तो इतना, मैं आपको एक अगर कहेंगे तो वीडियो दिखाऊंगा कि जब मैं शिक्षा से वापस लौटने लगा घर, तो सारे बच्चे, सारे मैडम मुझको पकड़ के इतना रोए हैं, वह वीडियो मेरे पास है, मैं आपको भेज भी सकता हूँ। इतना रोए हैं कि इतना लगाव, तो वो लगाव शुरू से रहा है, क्योंकि वह उसमें जाने के बाद लगाव नहीं हुआ है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में चला गया तो मेरा लगाव बढ़ गया। ये शुरू से ही अंदर से मैं हृदय से बहुत ही कोमल और कमजोर हूँ, बच्चों के प्रति तो बहुत कमजोर हूँ, ताकि चाहता हूँ कि उनके भविष्य उज्जवल हो कैसे, और उसमें मेरा जो योगदान हो मैं करना चाहता हूँ और हमेशा करने की इच्छा रखता हूँ। सॉरी अंकल, तो एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि आप बच्चों के साथ साथ जिस तरीके से कनेक्टिविटी बनाते हैं, क्या उसी तरीके की कनेक्टिविटी साथ के जो लीडर्स हैं, जैसे अभी विनोद अंकल हो गए और भी जो लीडर्स हैं तो उनको आप कभी नहीं बोले कि आपकी तरह वेशभूषा में रहे? क्योंकि मैं जब भी आपको देखता हूं, जब भी देखा हूं, या गांव के लोग कभी भी इनको देखे होंगे तो इसी वेशभूषा में पाए होंगे, एक लीडर वाला जूता और जो उनका अपना वेशभूषा होता है, जो पहनावा होता है, और सिर पर एक टोपी। तो आप कभी अपने सहपाठियों से नहीं बोले हैं कि आपको भी इसी तरीके के वेशभूषा में होनी चाहिए, आपको भी थोड़ा लीडर जैसा दिखना चाहिए, नॉर्मली आपको नहीं घूमना चाहिए? देखिए, एक चीज कहा गया कि आपरूप भोजन परूप श्रृंगार, तो श्रृंगार तो निश्चित तौर से भोजन अपने तरीका से करना चाहिए, श्रृंगार जरूर जो जिन लोगों को पसंद है वो करना चाहिए। और मैं शुरू से, मैं जब पढ़ता था, आपको बता दूं, ये एक और किस्सा थोड़ा छोटा है, बहुत छोटा किस्सा है। मैं जब हाई स्कूल में बक्सर मल्टीपर्पस में पढ़ रहा था 10वां में, और उस समय इंदिरा जी का कार्यक्रम बक्सर किला मैदान में हुआ था, तो पहले हम लोगों को पता नहीं रहता था कि क्या है डी एरिया, डी एरिया का मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं था। उस समय हम लोग 10वां में पढ़ते थे, तो हमने देखा कि डी एरिया में हमारे गांव के कोई लोग नहीं है, और मतलब मंच के नजदीक। और उसी समय मेरे अंदर एक भावना जगी कि मुझे भी इस क्षेत्र में आगे चलना चाहिए, ताकि गांव के तरफ से कम हमको उस क्षेत्र में डी एरिया में जाने का मौका मिले, और वहीं से मेरे अंदर एक राजनीति का बीज पैदा हुआ, और वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आज प्रदेश तक पहुंचाया है। इसके लिए मैं, नहीं, हम सब मधवासी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे गांव से एक लीडर हमारे पूरे गांव को, हमारे पूरे जिले को, प्रदेश में, देश में उसका जो नाम है, जो औरा है, ऊंचा उठा रहा है। तो इसके लिए हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और साथ ही साथ हम बहुत गौरव महसूस करते हैं इस चीज को लेकर। तो अंकल, मेरा अगला सवाल आपसे यह होगा कि जब महदव की बात होती है तो महदव पंचायत में 2 और भी गांव हैं, एक डेढ़वा और पंडितपुर। इनिशियली अपने कॉन्वर्सेशन में आपने बोला भी कि एक डेढ़वा में किस तरीके से आपको 80% वोट मिले थे आपके वीडीसी के पीरियड के दौरान। तो अंकल, हम लोग जब भी बात करते हैं या गांव के लीडर्स बात करते हैं तो सिर्फ महदव के बारे में ही क्यों बात करते हैं? एक डेढ़वा के बारे में और पंडितपुर के बारे में जो फोकस होनी चाहिए वो क्यों नहीं होती? क्या वहां के लोगों के प्रति आप लोगों का दायित्व नहीं है? देखिए, मैं बीच के क्रम में एक डेढ़वा और पंडितपुर के बारे में बताने में कुछ भूल गया। पंडितपुर में मैं वहाँ एक सामुदायिक भवन बनवाया, और सोंधिला से जो रास्ता पंडितपुर में जाता है वहाँ कुछ नहीं था, उसको छवर बोलते हैं, छवर था। वो रास्ता अभी मैंने मिट्टी वर्क, उस समय मिट्टी वर्क करवाया। और एक चीज और, बहुत चीज, एक डेढ़वा के लिए मैं बता दूं, एक डेढ़वा में प्राथमिक विद्यालय था और मात्र 2 कट्ठा में था, और उसको मैंने बीडीसी रहते हुए सदन में ला करके मिडिल स्कूल करवाया, और जिसके लिए उस समय शकुंतला जी बीओ थी, और यह
त्रिपुरा में होना था, और उसको मैंने 2 कट्ठे पर, जबकि 2 कट्ठे पर नहीं होता है, 2 कट्ठे पर खींच के ला करके एक डेरवा में मैंने मिडिल स्कूल करवाया। उसके बदले में विधानसभा में उस समय तत्कालीन विधायिका ने सवाल उठाया कि चूंकि प्रधानसी औरतें होती है त्रिपुरा में, वहां होना चाहिए, और लेकिन तब भी मैंने खींच के एक डेरवा में किया, और इस चीज को एक डेरवा लोगों ने मानता है, आज भी लोग मानते हैं कि आपकी देन है कि एक डेरवा में मैंने इतनी कम जमीन में भी मिडिल स्कूल हो गया। मैंने दोनों जगह ये काम किया। नहीं, बहुत 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 बड़ा आपने काम करा अंकल, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और एक बात बताना चाहूंगा अंकल के बारे में कि एक कोई मीटिंग हो रही थी बक्सर में, उस प्लेस का नाम याद नहीं है, हमारे गांव के और बक्सर जिले के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो वहां पे मौजूद थे, और अंकल की जो पार्टी थी या पार्टी की एफिलिएशन है वो कुछ और थी, और अलग अलग पार्टी से एफिलिएटेड लीडर्स वहां मौजूद थे, क्योंकि जिस लीडर की डेथ हुई थी उनकी जो छवि थी, जो पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व था, वो बहुत ज्यादा बड़ा था। तो वहां पे अंकल से एक सवाल किया गया, अंकल से ही नहीं पूरे लीडर से सवाल किया गया कि मूर्ति बनवानी है, मूर्ति बनवाने के लिए बक्सर जिले में जमीन चाहिए। मैं वहां पे मौजूद था, किसी ने वहां पर कोई जवाब नहीं दिया। अंकल माइक उठाए, माइक उठाकर जब इनकी बारी आई, ये बोले अपनी भाषण कंप्लीट करने के बाद कि पूरी चीजें हो जाएंगी तब मैं बोलूंगा, और इन्होंने यह बोला कि अगर बक्सर में जमीन ना मिले तो कोई बात नहीं, मादा गांव में हमेशा जमीन हाजिर रहेगी, मूर्ति बन जाएगी। तो पूरे के पूरे लीडर्स समाज में इस तरीके की गतिविधि करना, इस तरीके का बयान देना, ये दर्शाता है कि ये खुद को चमकाने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम को, अपने पूरी की पूरी जो लीडरशिप क्वालिटीज है उसको रिफ्लेक्ट करनी है, दर्शाने के लिए हम वहां पे मौजूद हैं। तो अंकल मैं आपका पर्सनली मैं कहूँ अंकल बहुत बड़ा फैन रहा हूं। मैं आपके सम्राट भैया हैं, उनसे कितनी बार मेंशन किया हूं इस बात को कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके जो व्यवहार है, और आपके बच्चों के भी व्यवहार मुझे काफी प्रभावित किए। ठीक है, और उम्मीद रहेगी कि आपका अभी जो प्रेजेंट व्यवहार है वो फ्यूचर में भी बना रहे। तो एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए अभी कोई दलित समाज से मुखिया बनता है, मान लीजिए अभी इलेक्शन आने वाला नवंबर और दिसंबर में, कोई दलित समाज से मुखिया बनता है, तो क्या राजपूत कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट करेगी? क्या उसके साथ कंधे में कंधे मिलाकर काम करना चाहेगी, या उसमें भी कुछ जातिवाद जैसे मुद्दे आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पंचायत में इसके पहले भी चंदीप पासवान रह चुके हैं, और वो ऐसे टर्म में मुखिया रहे कि लगातार कई वर्षों तक चुनाव ही नहीं हुआ। तो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं है बात है। हम लोग ऊपर से जैसा भी आएगा, मतलब रिजर्वेशन के तौर तरीके, उसके अनुसार हम लोग जिसको भी रिजर्वेशन पिछड़ा मिलेगा, अति पिछड़ा मिलेगा, अनुसूचित जाति जनजाति मिलेगा, जो भी मिलेगा उसको हम लोग सहर्ष चुनाव जिताएंगे, लड़ाएंगे और सहयोग करेंगे, इसमें कहीं दूर। ठीक है अंकल, बहुत अच्छा लगा आपका ये अपना ओपिनियन। दूसरा सवाल मेरा थोड़ा धर्म से जुड़ा है कि जिस तरीके से आजकल सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, पर्टिकुलरली सनातन धर्म के लोगों के ही द्वारा, जैसे बैकवर्डनेस और फॉरवर्डनेस, जातिगत डिसइंटीग्रेशन करके, डिस्टिंक्शन करके, जो अपने ही हिंदू धर्म में कुछ लोग हैं जो अपने आप को बैकवर्ड मानते हैं, अपने आप को दलित मानते हैं, मार्जिनलाइज मानते हैं, जबकि दूसरा पक्ष है वो अपने आप को जनरल कैटेगरी मानता है। और दोनों ही पक्षों में मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे लड़ाइयां झगड़े होते रहते हैं। तो लोगों का कहना यह है कि हम जो दलित हैं, हम जो मार्जिनलाइज हैं, हम जनरल वालों से दबे हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम ना ब्राह्मणों के द्वारा जो परंपरा चली आ रही है पूजा पाठ में या किसी भी तरीके की घरेलू कार्यों में, वो नहीं करवाएंगे। ठीक है, हम ब्राह्मणों को इज्जत नहीं देंगे, हम स्वर्णों को इज्जत नहीं देंगे, हम जनरल कैटेगरी वालों को नहीं मानेंगे, उनकी भूमिका को नहीं मानेंगे। तो क्या आप इस बदलती नजरिए के समर्थन में हैं या विपक्ष में? आपका क्या इस पर ओपिनियन है? देखिए, सनातन धर्म सबसे पुराना है और सनातन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है। और देश आज अगर खड़ा है तो सनातन से ही खड़ा है। और हो सकता है कुछ लोग दिग्भ्रमित हों, उस दिग्भ्रमित की अवस्था में इधर उधर करें, लेकिन समाज को चलाना है तो दोनों को एक दूसरे के परस्पर मिल के ही चलना होगा। और जितना ही मिल के चलेंगे उतना ही देश सशक्त होगा, मजबूत होगा। और जो 1947 में विकसित भारत बनाने का सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो सफल होगा तब जब हम आपस में मिलजुल कर विकास के रास्ते को पकड़ेंगे तब।
एकदम। तो थोड़ी नेशनल पॉलिटिक्स से भी एक सवाल करना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम मेंशन किया, तो अभी उन्होंने एक यूजीसी बिल लाया था, इस कंट्रोवर्सी से आप रूबरू होंगे, तो इस बिल को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या प्रधानमंत्री जनरल कैटेगरी वालों के खिलाफ में षड्यंत्र कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री शिक्षा में कुछ सुधार चाह रहे हैं? किस तरीके की गतिविधि हो रही नहीं, है? इसका तो यूजीसी का तो काफ़ी देश में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, और शायद अब पूरा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन लगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा, तो विचार करना चाहिए, ताकि सबको ले दे के चलना चाहिए, समाज में एक समरसता बना होना चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ में एक भेदभाव न बने, और विद्यार्थियों में तो खास तौर से बनना चाहिए। जी। तो अंकल, ये जो आपकी जो परसेप्शंस हैं, आपका जो बैलेंस आंसर है, क्या ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी इसी तरीके से बैलेंस है, या जब इस्तीफा नहीं दिए थे तब आपका विचार कुछ और था, इस्तीफे के बाद आपका विचार कुछ और हो गया? क्योंकि नीट में जो कंट्रोवर्सी रही, वो 22 से 25 बच्चों की हत्या भी हुई। हत्या कहो या आत्महत्या कहो, आप सिस्टम फेलियर या बच्चों का फेलियर, आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या है वो? नहीं, देखिए, धर्मेंद्र प्रधान कोई मुद्दा नहीं है। मेन नीट में जो पेपर लीक हुआ है, मामला वहाँ है, तो उस पर तो अध्यादेश लाए हैं लोग, सदन में लाए हैं अभी, तो उसमें बहिष्कार भी कुछ लोग किया है। तो मेन तो वहाँ देखना चाहिए कि कैसे पेपर लीक हो रहा है, उसको किस तरह से रोका जाए। कई प्रदेशों में भी हो रहा है, तो मेन वही है। आज धर्मेंद्र प्रधान नहीं रहेंगे, कल दूसरा रहेगा, तो शिक्षा मंत्री तो कोई ना कोई रहेगा ना। जी। तो 2 सवाल और हैं, उसके बाद अंकल हमारी इंटरव्यू जो है वो खत्म हो जाएगी। सेकंड लास्ट सवाल ये है कि आप एक बात बताइए कि ये जो ओवरऑल गांव है, महदा गांव है, इसके लिए आपका विजन क्या है? ओवरऑल विजन कि आज से 10 साल 15 साल बाद मेरा गांव ऐसे होना चाहिए। देखिए, हमारा गांव करीब करीब शहर के नज़दीक आ चुका है, और आप देखिएगा यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, और नहर के तरफ में एक अति पिछड़ा के लिए और एक ST/ST के लिए बहुत बड़ा स्कूल बना हुआ है, और इतना तेजी से विकास हो रहा है ना कि अब संभावना है शायद लोग, अभी मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता हूँ कि बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी शायद आपके गांव के बगल में बनने वाला है। बहुत बड़ी बात है। बनने वाला है, अभी अब कंफर्म मैं नहीं बता सकता हूँ। तो इस तरह बहुत, और हमारी इच्छा है कि एक स्टेडियम बन जाए हमारे फील्ड में, और गांव बक्सर के नज़दीक है, तो करीब करीब अभी तो देखिए जो नया म्यूनसिपैलिटी का बना है, उसमें पंडितपुर चला गया है शायद नगर परिषद में, तो महदा अभी बचा है पंचायत में है। तो पंचायत का विकास हो, चारों तरफ से सर्वांगीण विकास हो, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सबका ध्यान रखा जाए। ठीक है अंकल, आपकी ये जो विजन है महदा को लेकर, महदावासी इसे सुन रहे हैं और आपके साथ कोऑपरेट करेंगे कि आपकी जो विजन हो वो सक्सीड करे फ्यूचर में। तो गांव के बारे में ये जो सवाल किया, यही एक नेशनल लेवल पे सवाल कर रहा हूं कि भारत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये लास्ट सवाल है आपसे कि भारत जो है उसे फिलहाल कौन कौन सी समस्याएं हैं जो जकड़ रखी हैं, और दूसरा कौन कौन से अवसर हैं जहां पे भारत काम कर सकता है? देखिए, भारत कभी सोने की चिड़िया रहा है, और मैं मानता हूं कि अभी हाल के दिनों में जितना तेजी से विकास हो रहा है वो काफी सराहनीय है, और ये चलता रहा तो जो विजन हमारा है कि 47 तक विकसित भारत बनाना है, तो वो निश्चित बनेगा, और इसमें हर लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, मेहनत कस करना पड़ेगा, सबको मिलजुल के सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना काम करेंगे, अपने कर्तव्य को करेंगे, इससे देश का विकास हो जाएगा। सिर्फ हमको अलर्ट रहना है कि हमको क्या करना चाहिए, सही कदम उठाना चाहिए। अगर हम सही कदम देश के प्रति उठाते हैं, हर लोग उठा लेते हैं, चाहे नौजवान हो बूढ़े जो भी हो, तो देश का विकास होगा और देश बहुत आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच अंकल। मेरे व्यूअर्स में आप सभी को बताना चाहूंगा कि अंकल को कहीं जाना था, सडनली मैं इनसे कांटेक्ट किया, तो अंकल रोक कर खुद को, अपने फ्रेंड्स को रोक करके हम थोड़े लेट से आएंगे आपके यहाँ, इन्होंने अभी हमें इंटरव्यू दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि पहले अपने काम को छोड़कर मेरे काम को प्रायोरिटी दिए। और दूसरी बात, अंकल से जो जितने भी बात विमर्श किया हूं मैं, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। अंकल ने जो बातें शेयर की है, इनके व्यूज पर्सनल है, तो चीजों को पर्सनल लेकर आप देखो, आपको जो समझ आए आप अपने कमेंट बॉक्स में बताओ, हो सके तो अंकल से मैं दोबारा मिलूं और आपके सवाल अंकल से मैं पूछ पाऊं। थैंक यू वेरी मच अंकल। नमस्कार।